मैं तुम्हारी जिंदगी से लगभग 3 घंटे 40 मिनट चाहिए क्योंकि मुझे एक डिसीजन में हेल्प चाहिए। इस वीडियो में मैं 2 एनिमे मूवीज की बात करूंगा और इन दोनों में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। ये दोनों एनिमे मूवीज सही में अंडररेटेड है, तो मैं ये नहीं कर रहा कि टाइटल में अंडररेटेड डाल के और उसके बाद मूवीज तुम्हारे सामने बताऊं ऐसी साइलेंट वॉइस और समथिंग। मैं क्लिकबेट नहीं करता, मेरा दीन ईमान अलाउ नहीं करेगा। ये मूवीज इतनी अंडररेटेड है कि मैं 99% श्योर हूं कि तुमने इन एनिमे मूवीज के बारे में कहीं नहीं सुना होगा। और दुनिया भर में यूट्यूब पे सिर्फ इक्के दुक्के बंदे ने वीडियोस बनाई है इन मूवीज पर, जिन पर ज्यादा व्यूज नहीं आए, लेकिन उसकी टेंशन मुझे नहीं है क्योंकि मेरे व्यूज वैसे भी नहीं आते। जापान में ये मूवीज फेमस है लेकिन दुनिया भर में लोगों को इन मूवीज के बारे में नहीं पता, जो कि टू बी ऑनेस्ट हम लोगों को ही लॉस है, क्योंकि इनको देखने के बाद आई एम श्योर ये तुम्हारी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से ऐड हो जाएंगी। ओके, अब तुम्हारा टाइम लेना बंद करता हूँ फालतू और बात करते हैं इन मूवीज की। पहली मूवी की बात करूंगा मैं, इनुओ। 元略2年壇の浦源氏を前に平家の通り आई एम श्योर तुमने इसके जैसी मूवी नहीं देखी होगी, और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा कि जैसे लोग कहते हैं जो मूवी उनको पसंद आती है उसको एग्जैजरेट करके कि तुमने ऐसी मूवी नहीं देखी होगी। तुमने जेन्युइनली ऐसी मूवी नहीं देखी होगी। इसका कॉन्सेप्ट, स्टोरी, स्टाइल, ये सब बहुत 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 डिफरेंट है जिससे भी हम नॉर्मलाइज्ड हैं और बहुत अच्छा है। और ये मूवी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। इस मूवी का ट्रेलर देखोगे तो इस मूवी को एक बंदा ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रिलियंटली इंटेंस एंड अनहिंज्ड, द बेस्ट फ्यूडल जापानीज हेयर मेटल डेमोनिक कर्स सीरियल किलर पॉलिटिकल ट्रेजेडी रॉक ओपेरा ऑफ द ईयर। तो मैं भले ये वर्ड सुनकर ऐसा लग रहा हो कि ये तो कोई सेंस नहीं बना रहे, ऐसा लग रहा है कि किसी ने वो वर्ड्स वाला सीरियल खाकर उल्टी कर दी और ये लिखा हुआ आ गया, लेकिन मैंने ये मूवी देखी है और हर एक वर्ड जो यहाँ बोला गया इस बंदे ने वो सच है मित्रों। इनो मूवी जापान के मुरुमाची पीरियड में सेट है, जो कि ईयर 1300 से 1500 तक चला था। तो एक हिस्ट्री लेसन ताकि तुम्हें मूवी और समझ में आ जाए। जापान में इस टाइम टेंशन चल रही थी नॉर्दर्न कोर्ट और साउदर्न कोर्ट के बीच में, उनके रूलर्स की वजह से। यहाँ नॉर्दर्न कोर्ट को सपोर्ट करता था आशिका का शोगुनेट और सदर्न को एम्पेरियर गोदाइगो। इवेंचुअली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नानबोकुचो वॉर हुई और नॉर्थ कोर्ट वाले जीत गए। इसके बाद जापान में कल्चरल भी काफी चेंजेस आए, जैसे ज़ेन बुद्धिज्म का जापान में और ज्यादा मेन स्ट्रीम होना, और जो हमें आज की समुराई टाइप की फिलोसफी बताया ना, सिंपल लिविंग, प्लेजर में इंडल्ज ना करना, अपने पाथ पर फोकस रखना, मियामोतो मुसाशी टाइप वाली, वो इसके बाद और ज्यादा फैली। साथ ही साथ नोआ थिएटर इस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, जो क्लासिकल जापानीज म्यूजिकल ड्रामा है। तुमने देखा होगा कि कैसे कुछ ग्रुप्स गाने और डांस के साथ साथ एक स्टोरी दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को, वो है ये। और यही म्यूजिकल ड्रामा स्टोरी टेलर्स की स्टोरी है इनुओ। अब मैं ज्यादा स्टोरी और कैरेक्टर्स की बात नहीं करूंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो मेरे लिए काफी अजीब है क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मुझे जो पता है मैं सब बताता हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि तुम खुद से मूवीज एक्सपीरियंस करो। तो मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगा जितने में तुम क्यूरियस हो जाओ, और जो पार्ट्स तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं मूवी में वो तुम्हारे लिए क्लियर हो जाए। मैं इतनी केयर करता हूँ तुम्हारे एक्सपीरियंस की, तो सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो। इनुओ में इनुओ बहुत ज्यादा अजीब फिजिकल डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होता है, देख लो खुद ही, और इसका रीजन मूवी देखो खुद पता करो। इस फिजिकल डिफॉर्मिटीज की वजह से लोग उससे दूर रहते हैं, उसके घर वाले हो भले ही उसके गांव वाले हो, लोग उससे डरते हैं। लेकिन उसका परफॉर्मेंस आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और क्योंकि उसके पास और कुछ करने को था नहीं तो वो अपने डांस में ध्यान दे देकर बहुत अच्छा हो जाता है। अपनी ऐसे खेलते कूदते इनुओ को मिलता है मूवी का को प्रोटैगनिस्ट तोमोना। तो क्योंकि लोग इनुओ से डरते थे उसकी फिजिकल डिफॉर्मिटीज की वजह से, तो वो तोमोना को भी ट्राई करता है डराने का, लेकिन तोमोना उससे नहीं डरता, वो अंधा था। और वो अंधा था क्योंकि मूवी देखो खुद पता करो। तो क्योंकि वो अंधा था तो वो इनुओ को उसकी अपीयरेंस के ऊपर जज नहीं करता और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तोमोना बीवा बजाता था और उसमें काफी अच्छा था, इनुओ डांस में काफी अच्छा था, तो वो दोनों मिलकर अपना थिएटर खोलते हैं जिसमें वो वॉर से जो लोग अफेक्ट हुए उनकी स्टोरीज परफॉर्म करते हैं, उनकी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस काफी अलग तरीके से होती है बाकी के थिएटर से। वो अपनी स्टोरी की परफॉर्मेंस में रॉक म्यूजिक वाला एलिमेंट डाल देते हैं। आई मीन ये देखो 1300 जापान के टाइम पे तुम्हें ये एक्सपेक्ट करोगे क्या? और जैसे इनुओ किसी की स्टोरी लोगों के सामने सुनाता है तो वो सोल उसको थैंक यू बोलने के लिए उसका एक बॉडी पार्ट नॉर्मल कर देती है। बाकी स्टोरी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि आई रियली वांट कि तुम लोग ये मूवी देखो। इस मूवी में दिखाएगी कैसे आर्ट में इंसान को चेंज करने की, उसको ट्रांसफॉर्म करने की पावर होती है, जो वो इनुओ की बॉडी को चेंज करके दिखाती है। और कैसे जब कोई नई चीज आती है किसी भी आर्ट फॉर्म में जो ट्रेडिशनल आर्ट से अलग हो, तो कैसे कुछ लोग हमेशा उसके अगेंस्ट बोलते हैं। और इस मूवी का बेस्ट पार्ट इसका म्यूजिकल बहुत बढ़िया है। लाइक मैं जज नहीं कर सकता कि गाने सुनने में क्रिएटिव है या नहीं, मुझे म्यूजिक की कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। क्लोजेस्ट थिंग जो मैंने म्यूजिक की करी है वो थी 3rd क्लास में कैसियो पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और हैप्पी बर्थडे की ट्यूनिंग में जाना, तो मैं वो भी भूल गया। और क्योंकि इस मूवी के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है तो मुझे कोई ऐसी भी वीडियो नहीं मिलेगी म्यूजिक डायरेक्टर रिएक्ट टू इनुओ, तो वो जो बंदा बोलता मैं वो यहाँ चेप देता। तो आई जस्ट कैन से कि मैंने मूवी का हर एक गाना बहुत एंजॉय करा और मैं अभी भी सुनता हूँ, ये वाला स्पेशली। विजुअल सीन्स, विजुअल क्रिएटिविटी, म्यूजिकल सीन्स में इस मूवी में बहुत 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 ज्यादा इंप्रेसिव थी। मैंने मूवी पहली बार जब देखी थी तो मैंने मूवी एक महिला जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ देखी थी, और वो महिला इस मूवी के टाइम पर बार बार मेरे बाल चबा रही थी। लेकिन इस मूवी की विजुअल क्रिएटिविटी में मैं इतना कैप्टिवेट हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे। मूवी के बाद पता चला कि उस महिला ने मेरे बाल बिल्कुल खराब कर दिया क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं गया उसको रोकने में।
बाय द वे ये मेरी पेट है पफू, इसको मेरे बाल पर बैठना और बालों के साथ खेलना बहुत पसंद है। ग्रूम करने की ट्राई करती है मुझे और कभी कभी इसका बंदा भी ज्वाइन कर लेता है इस टास्क के लिए। और यहाँ ग्रूम में साफ सफाई करने वाला कह रहा हूँ। मैं माइनर नहीं हूँ ना, ये दोनों मिस्टर बीस्ट के एम्प्लॉइज हैं, तो डोंट वरी। हाँ तो मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस मूवी की विजुअल क्रिएटिविटी। देखना है मूवी और पसंद आए तो वीडियो पर वापस आकर कमेंट कर देना, और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। और एक ही बार मत करना डिसलाइक बटन पर क्लिक, 2 बार कर देना। तुम्हारे 2 डिसलाइक देखकर मुझे पक्का हो जाएगा कि तुम्हें सही में ये मूवी नहीं पसंद आई। एक ही बार डिसलाइक करोगे तो मैं सोचूंगा कि तुमने गलती से क्लिक कर दिया होगा। अब बात करते हैं दूसरी अंडररेटेड एनिमे मूवी। इनुओ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन द ब्लू जायंट मूवी देखने से पहले मैंने उसकी मांगा पढ़ी थी और ये मांगा बहुत बढ़िया है। ये अजीब है तुम सोचो तो, क्योंकि द ब्लू जायंट की स्टोरी एक ऐसे बंदे की है जो बेस्ट जैज प्लेयर बनना चाहता है। तो ऑफ कोर्स इस मांगा की स्टोरी का बहुत बड़ा पार्ट है इसका म्यूजिक। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन बुक्स में तुम साउंड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और क्योंकि मांगा तुम्हें म्यूजिक नहीं सुना सकता, तो मांगा दिखाता है बहुत अच्छे तरीके से मेन कैरेक्टर दाई को जैज से कितना लगाव है और जैज उसके लिए कितना मीनिंगफुल है, वो बेस्ट जैज प्लेयर बनने के लिए कितना डेडिकेटेड है। ये स्टोरी इस मामले में इनुओ से अपोजिट है। इनुओ बहुत सारी थीम्स को दिखाती है और ये स्टोरी सिर्फ एक चीज को दिखाकर उस चीज को कई सारे एंगल से एक्सप्लोर करती है, डेडिकेशन फॉर अ थिंग यू लव। और ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से दिखाया जाए तो एक स्टोरी काफी टचिंग हो जाती है। लेकिन क्योंकि मुझे मांगा बहुत पसंद है, तो जब मुझे पता लगा कि इसकी मूवी है तो मैं एक्साइटेड था और हेजिटेंट भी। हेजिटेंट एक क्वेश्चन की वजह से कि क्या जो म्यूजिक मूवी में डाला हुआ है, वो जो मेन कैरेक्टर की डेडिकेशन है जैज को लेकर, क्या वो म्यूजिक उस लेवल का होगा जो इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करे। और ये मूवी ने डिसअपॉइंट नहीं करा। इस मूवी में म्यूजिक बहुत 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 ज्यादा बढ़िया है। दाई एक्सप्लेन करता है कि उसको जैज इसलिए पसंद है क्योंकि उसको जैज काफी इंटेंस और हॉट लगता है, और इस मूवी में जो म्यूजिक डाला है काफी इंटेंस और हॉट है। काफी बढ़िया है मूवी, देखो। मेन कैरेक्टर दाई के अलावा 2 और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में जो दाई के साथ एक जैज बैंड फॉर्म करते हैं, सावाबे और तामादा। इनके कैरेक्टर की भी थीम सेम ही है, डेडिकेशन फॉर अ थिंग यू लव, और इसको अलग तरह से एक्सप्लोर करा गया। सावाबे पियानो जब से 4 साल का था तब से सीख रहा था। उसके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत थी म्यूजिक की, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल था, क्रिएटिव कम था, ऑपोजिट ऑफ दाई। तामादा इस बैंड का ड्रम प्लेयर जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था ड्रमिंग का, लेकिन फिर भी ड्रमिंग में पूरी डेडिकेशन से लग जाता है क्योंकि वो दाई का म्यूजिक के लिए जो पैशन था उसको बहुत एडमायर करता था, और उसको भी एक चीज उतने ही पैशन के साथ परस्यू करनी थी जैसे दाई जैज को करता था। और ये तीनों के ऐसे डिफरेंसेस की वजह से ये कैरेक्टर्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये तीनों बहुत अलग कैरेक्टर्स है, लेकिन इनका जो पैशन होता है जैज के लिए, वो इनको एक दूसरे से सीख कर ग्रो करने में, भले वो पर्सनैलिटी वाइज हो या म्यूजिक वाइज, बहुत हेल्प करता है। एक चीज जो इस मूवी में तुम्हें अजीब लग सकती है वो है इस मूवी का CGI। बजट बचाने के लिए कई सीन्स में CGI यूज करा है, और ये कोई चेनसॉ मैन या केंगन अशुरा जितना स्मूथ नहीं है। CGI अजीब है इस मूवी का। लेकिन कुछ सीन्स में जहां इस मूवी को जैज और हमारे कैरेक्टर्स की इंटेंसिटी और पैशन दिखाना था, वहां इस मूवी के एनिमेशन में कोई कमी नहीं थी। और इस मूवी की म्यूजिक डायरेक्टर है हिरोमी उरेहा, वन ऑफ द बेस्ट जैज प्लेयर इन द वर्ल्ड। इस मूवी को काफी सारी और छोटी छोटी चीजें स्पेशल बनाती है जिसका इस मूवी ने बहुत ध्यान रखा है, जैसे कि कैसे तामादा की ड्रमिंग पहले जब वो सीखता है तो उसकी परफॉर्मेंस में उसकी रफ होती है, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता है ड्रमिंग गानों में उस हिसाब से बढ़िया होती रहती है। तुम देखो ये मूवी तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कि भले CGI यूज कराओ इस मूवी ने कई जगह, लेकिन जहां मूवी में जरूरत थी वहां मूवी ऑल आउट गई है उसको जितना सुंदर हो सकता है उतना सुंदर बनाने के लिए। मुझे हमेशा जैज म्यूजिक पसंद था। मेरी वीडियोस के BGM पर अगर तुम्हारा फोकस कभी गया है तो तुम्हें दिख गया होगा, लेकिन इस मूवी ने मुझे जैज की दुनिया में पूरा घुसा दिया। और ये मुझे ये बंदे के बारे में पता चला, DOP। लास्ट नेम पूरा नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं इतना लिटरेट नहीं हूँ कि मैं प्रोनाउंस कर लूं। हिरोमी उरेहा और ये बंदा दोनों एम्बॉडी कर रहे हैं जो ये मूवी दिखाना चाह रही है। ये अपने आर्ट फॉर्म से प्यार करते हैं, उसके लिए पैशनेट है और पूरा मजा ले रहे हैं उसके साथ। ऐसे बंदे को देखकर अंदर से खुशी आ जाती है। देखो ये दोनों मूवीज और लोगों को भी दिखाओ। आई नो लोग म्यूजिकल मूवीज के नाम पर मुंह बना लेते हैं बॉलीवुड की वजह से, लेकिन तुम थोड़ा ओपन माइंड के साथ इन मूवीज को ट्राई करो। आई एम 99% श्योर कि ये दोनों मूवीज तुम्हें बिल्कुल कैप्टिवेट कर लेंगी। और ना मजा आया मूवीज देखकर तो कमेंट्स में आके गाली दे देना। 3-4 महीने हो गए यूट्यूब पर एक भी हेड कमेंट नहीं आया। माना मेरी वीडियोस कम लोग देखते हैं, लेकिन तुम सारे नाइस कैसे हो। मैं तो सही में डर था कि पता नहीं कितनी गाली सुनूंगा मैं, लेकिन मुझे इन दोनों जैसे बंदे मिले जो आउट ऑफ द वे जाकर हर वीडियो पर सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। दुनिया है नहीं इतनी बुरी जितना मैंने सोचा था। वीडियो लाइक कर दो पसंद आई तो। इस वीडियो में बोल सकता हूँ क्या क्योंकि मैंने वीडियो बनाई नहीं, तब बनाई है, लेकिन मेरी कुछ मेहनत लगी नहीं ज्यादा इस वीडियो पर। कर दो फिर भी लाइक। और अगर तुम एनिमे शोज मूवीज वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। जो नए लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं वैसे कैरेक्टर एनालिसिस एक्सप्लेनेशन टाइप वाली वीडियोस बनाता हूँ। ये मैंने इसलिए बना दी क्योंकि ये मूवीज मुझे बहुत पसंद है और इनकी कोई बात नहीं करता। तो आई नो एटलीस्ट 20 लोग तो देखेंगे इस वीडियो को, उनको ही अगर पता चल रहा है इन मूवीज के बारे में तब भी आई एम वेरी हैप्पी। तो आई रियली होप जो भी इस वीडियो को देख रहा है तुम इन मूवीज को ट्राई दोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।